इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंशेंट इंडिया में मर्केंटाइल कम्युनिटी वाणिज्यिक समुदाय के लोग का उद्भव कैसे हुआ और उनका विकास कैसे हुआ। यद्यपि के ट्रेडिशन उनका उनका जो ट्रेडिशन था वो ओरिजिनेशन था वो मौर्यन पीरियड के समय से ही हो चुका था। लेकिन जो 200 से 300 के बीसी एडी के बीच उनका जो उद्भव उनका विकास हुआ और उनका विकास बहुत ही प्रफुल्लित ढंग से हुआ, बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ। इसका कारण था, इसका सबसे पहला कारण था कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर जो था पूरे कंट्री को एक सूत्र में बांध दिया था, एक सूत्र में पिरो दिया था। रोड बनाए थे तो एक सूत्र में पिरोने का मतलब है कि जो स्वाभाविक है कि जो डिफरेंट जो वेट्स एंड मेजर्स थे और जो बार्टर सिस्टम का जो प्रचलन था उसको डिस्प्लेस किया और सुंदर रोड बनाए जिस कारण से मर्केंटाइल कम्युनिटी का ट्रेड करना आसान हो गया। फर्दर जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था वो ऑक्यूपाई किया जाने लगा नॉन इंडियन पीपुल्स के द्वारा, जैसे इंडो ग्रीक्स हो गए। तो इंडो ग्रीक्स इनकरेज किए वेस्टर्न एशिया और मेडिटेरियन वर्ल्ड के से ट्रेड करने के लिए। मतलब कि इसके कारण इंडो ग्रीक्स के कारण वेस्टर्न एशिया और मेडिटेरियन वर्ल्ड ट्रेड के सूत्र में ट्रेडिंग सूत्र में में बांध दिया गया। उसके बाद शक, पार्थियन, कुषाण से सेंट्रल एशिया को ट्रेड के कन्फाइन में ले आए। रोमन लोग का डिमांड जो स्पाइसेज और सिमिलर लग्जरी का था वो बढ़ावा दिया इंडियन ट्रेड को, एंशेंट इंडियन ट्रेड को, और उनको फर्दर उनको स्टिमुलेट किया कि वे जहाँ पर स्पाइस जहाँ पर मिलता है साउथ इंडिया में मिलता है, साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी मिलता है, तो वहाँ से ट्रेड करने के लिए ये प्रोत्साहित किए। कहने का मतलब तात्पर्य है कि इन सब रीजन के कारण मर्केंटाइल कम्युनिटी का उद्भव हुआ और मर्चेंट मतलब थ्रू आउट द पीरियड बिटवीन 200 BC टू 300 AD मर्केंटाइल कम्युनिटी प्रॉस्पर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में चल गया। एग्रीकल्चर भी उसी तरह से प्रोड्यूस देता था, उसी तरह से स्टेट को रेवेन्यू देता था जिस तरह से पहले देते आ रहा था। लेकिन मर्केंटाइल कम्युनिटी के लोगों का प्रभुत्व ज़्यादा हो गया था। ये ऐसा प्रतीत होता है इंस्क्रिप्शन के द्वारा। उनके चैरिटीज को जो वे डोनेशन दिया करते थे, और लिटरेचर जो टाइम का था वो जो मेंशन करता है इसके बारे में। बुद्धिज्म और जैनिज्म अपना जो हेड था वो इसी पीरियड में देखे। बुद्धिज्म जैनिज्म चूँकि स्वाभाविक है कि मर्केंटाइल कम्युनिटी इसको सपोर्ट किए थे कुछ कारणवश। तो इस कनेक्शन में मर्केंटाइल कम्युनिटी का जो राइज हुआ, इस कनेक्शन में गिल्ड की श्रेणी की बहुत ही अहम भूमिका हो गई। श्रेणी यद्यपि कि मौर्यन पीरियड के समय से ही चला आ रहा था, लेकिन इस पीरियड में श्रेणी का काम ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने में और पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में बहुत ही ज़्यादा हो गया। जो बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो आर्टिसन थे, अधिकतर आर्टिसंस गिल्ड को ज्वाइन कर लिए, चूँकि ये डिफ़िकल्ट था उनके लिए, पर्सनली इंडिविजुअली डिफ़िकल्ट था उनके लिए compete करना, चूँकि इंडिविजुअल के रूप में, इसीलिए क्योंकि गिल्ड का प्रचलन हो चुका था और इंडिविजुअली वे गिल्ड के अगेंस्ट में compete नहीं कर सकते थे, इसीलिए अधिकतर जो आर्टिसन थे वे गिल्ड ज्वाइन कर लिए।
और दूसरे तरह से एक सोशल स्टेटस भी देता था गिल्ड, इसलिए भी और एक सिक्योरिटी देता था, एक सोशल स्टेटस और जनरल सिक्योरिटी देता था, इसलिए आर्टिसन जो इंडिपेंडेंट आर्टिसन थे, इंडिविजुअल आर्टिसन थे, वे गिल्ड को ज्वाइन करना ज़्यादा हितकर समझे। और गिल्ड वही होता था कि एक पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का जहाँ इंक्रीजिंग डिमांड था और जो उनका नेसेसिटी था आउटपुट का, तो गिल्ड मतलब कॉम आउटपुट का नेसेसिटी और उसके बाद ज़्यादातर मांग, डिमांडिंग मतलब अधिकतर मांग, गिल्ड को प्रोत्साहित किया हायर लेबर को इम्प्लाई करने में, इंगेज करने में और स्लेब्स को इंगेज करने में। गिल्ड को रजिस्टर्ड करना पड़ता था, उस लोकेलिटी में रजिस्टर्ड होना पड़ता था उस लोकेलिटी में जिस लोकेलिटी में ये काम करते थे, और उनको रूलर का जो लोकल जो अथॉरिटीज़ थे उनसे परमिशन लेना पड़ता था। तो उनसे परमिशन लेना पड़ता था, और यदि वे अपना लोकेशन चेंज करना चाहते थे उस समय भी उसको लोकल अथॉरिटी से अनुमति लेनी पड़ती थी कि हम करें अथवा नहीं करें। कारण था कि स्टेट का कंट्रोल उस समय परवैसिव था, जो कंट्रोल था स्टेट का वो परवैसिव था, इसलिए ये लोगों के लाइफ में था। प्रत्येक आर्टिसन का एक गिल्ड होता था, चाहे वो किसी प्रत्येक क्राफ्ट का अपना गिल्ड होता था, और लीडिंग गिल्ड्स थे पॉटर के, मेटल वर्कर्स के, कारपेंटर के। उनका साइज डिपेंड करता था इस बात पर कि उनका साइज कितना बड़ा था। इससे साबित होता है कि सरदार पुत्र 500 पॉटर वर्कशॉप रखते थे, और लार्ज नंबर ऑफ बोट्स भी रखता था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो उसका अपना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था। तो और जो कॉमर्स का जो डेवलपमेंट हुआ, कॉमर्स का जो इंक्रीज हुआ, उससे अधिकांश गिल्ड इवन लार्जर, इससे भी ज़्यादा लार्ज होते थे। गिल्ड जो होता था, गिल्ड वर्क के रूल को फिक्स करता था, और क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स को भी फिक्स करता था, और इसके प्राइस को भी फिक्स करता था। आर्टिसन और कस्टमर दोनों के हित को देखते हुए गिल्ड तो था, वो कंट्रोल करता था मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स के प्राइस को भी, जो कि क्वालिटी ऑफ वर्क पर डिपेंड करता था, या कोई फिक्स स्केल होता था, उसके आधार पर ये गिल्ड उसका प्राइस निर्धारित करता था। और जो बिहेवियर है गिल्ड के लोगों का, वो गिल्ड कोड के द्वारा डिसाइड भी किया जाता था, निर्धारित किया जाता था श्रेणी धर्म के द्वारा। गिल्ड श्रेणी धर्म का अपना फोर्स ऑफ लॉ था। श्रेणी धर्म जो होता था वो उसका लॉ जैसा फोर्स था। गिल्ड इवन प्राइवेट लिव्स में, मेंबर के प्राइवेट लिव्स में भी इंटरवीन करते थे। जैसा कि क्लियर है कि एक मैरिड वुमेन ये ज्वाइन करना चाहती थी बुद्धिस्ट ऑर्डर, तो उसको परमिशन लेना पड़ा, न केवल अपने पति से, लेकिन बल्कि गिल्ड से भी, जिसमें उसका पति काम कर रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गिल्ड बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन उस समय 200 से 300 200 BC से 300 AD के बीच में एक उभर कर आया, ये इंस्टीट्यूशन के रूप में, पावरफुल इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर कर आया। अब गिल्ड का सिक्योरिटी क्या था? गिल्ड क्यों इंडियन कंटेक्स्ट में गिल्ड क्यों बहुत लंबे समय तक रहा? इसका कारण था कास्ट
इट्स एसोसिएशन विथ कास्ट। कोई भी जो क्राफ्ट था वो गिल्ड वो एक तरह से पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही फॉलो किया जाता था। तो वेल सप्लाई जो लेबर होते थे वे वेल सप्लाइड होते थे। मतलब कि इसका जो एसोसिएशन जो कास्ट से था गिल्ड का, कि पर्टिकुलर कि चिल्ड्रन पर्टिकुलर कास्ट का और सब कास्ट का सेम ट्रेड फॉलो करेगा, इस कारण से गिल्ड को हमेशा लेबर सप्लाई होते रहा। इसका गिल्ड को थ्रीट उस समय हुआ जब एक इंटायर जब कास्ट सब कास्ट का ऑक्यूपेशन चेंज में गया। इसका गिल्ड के अलावा वर्कर्स कोऑपरेटिव भी होते थे। ये जनरली होते थे लार्जर इंटरप्राइज में। वर्कर्स कोऑपरेटिव्स का मतलब होता है कि जैसे कि अभी हम कोई आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स होता है, तो वेरियस कंपोनेंट्स हमको डिफरेंट पार्ट्स मंगाना पड़ता है। तो इस केस में उस तरह के व्यवसाय में इनका वर्कर्स कोऑपरेटिव होता था कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि कोई टास्क दिया जाता था कि एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज में को कंप्लीट करना है। इसके लिए आर्किटेक्चर जैसे सिटी बिल्डिंग हुआ, टेम्पल बिल्डिंग हुआ, तो ये वर्कर्स कोऑपरेटिव को इंटरेस्ट किया जाता था कि आप इसको बनाइए। और वर्कर्स कोऑपरेटिव स्पेशलाइज्ड वर्कर्स सबके अंदर रखता था, जैसे आर्किटेक्ट्स हुआ, इंजीनियर्स हुआ, ब्रिकलेयर्स हुआ और द लाइक। तो ये इसका एक अलग इंस्टीट्यूशन था। ये मतलब कि ये लार्ज इंटरप्राइज के लिए वर्कर्स कोऑपरेटिव उस समय चला रहा था। एक्सकेवेशंस नंबर ऑफ सील्स को शो किया है गिल्ड्स के, जिसमें कि गिल्ड्स का एम्ब्लेम्स और गिल्ड्स या कॉरपोरेशन का एम्ब्लेम छपा हुआ रहता था, स्टाम्प रहता था। जो बैनर और इंसिग्निया जो गिल्ड्स के थे वे प्रोसेसन में एक तरह का प्रोसेसन में निकाले जाते थे फेस्टिव ओकेजन पर। इंसिग्निया एक तरह से एडवर्टाइजिंग का भी काम करता था। उसके बाद म्यूनिफिसेंट डोनेशन जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए गिल्ड बनाए। एक गिल्ड ऑफ कॉर्न डीलर जो था एक ब्यूटीफुल स्कल्प्टेड केव बुद्धिस्ट को डोनेट किया। आइवर वर्कर्स जो विदिशा का था वो गेटवेज और रेलिंग्स सांची के स्तूप पर लगाया, स्टोन स्कल्पचर। और गिल्ड्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर स्मिथ थे, वे प्रोलिफिक थे गिफ्ट्स में। तो जो नासिक का एक केव इंस्क्रिप्शन है जो 61 रूरल के ऑर्डर पर रिकॉर्ड किया गया है, इंस्क्राइब किया गया है, वो एक टेम्पल के इंडोमेंट के बारे में बताता है, जिसमें कि जो मनी है वो पर्टिकुलर मनी डोनेट करता है गिल्ड ऑफ वीवर्स के, और वो उस टेम्पल को रन करने के लिए उसका पैसा काम में आता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये यहाँ पर है कि जो गिल्ड है एक तरह से गिल्ड एक तरह से बैंकर्स, उसके बाद हो गया ट्रस्टी और फाइनेंशियर, ये तीनों का काम करता था। तो बैंकर का जो काम करता था, जो अभी श्रेष्ठिन सेट ऑफ नॉर्थ इंडिया में जिस तरह का काम होता है उस तरह से जिस तरह से काम करते हैं, और चेतीज और चेतियाज ऑफ साउथ इंडिया जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से ये उस समय काम करता था। मीन्स कि उस समय का गिल्ड का ये एक तरह से प्रोजेनी हुआ श्रेष्ठिन्स ऑफ फाइनेंस, श्रेष्ठिन्स सेट्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया और चेतियार्स ऑफ साउथ इंडिया। बैंकिंग उस समय का फुल ऑक्यूपेशन नहीं था, फुल टाइम ऑक्यूपेशन नहीं था। उसके पीछे कारण ये था कि उस समय मनी का प्रचलन उतना नहीं था जितना कि बाद में होने लगा। तो मनी का प्रचलन उस समय कौरी सेल वगैरह ही
प्रचलन में होने लगा। लेकिन उस समय कौड़ी शैली प्रचलन में था, लेकिन फिर भी बैंकर का काम एक छोटे स्केल पे करता था, होता था। और जो पोस्ट मॉडर्न जो सेंचुरी में है, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स बहुतायत मात्रा में किया जाने लगा। कॉइन्स का मिंट बहुतायत मात्रा में किया जाने लगा। जो किंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट थे, वे ग्रीक और ईरानियन कॉइन टाइप्स फॉलो किए। अदर लोकल कॉइन्स इशू किए, जो कि भास्ट सुपीरियर था पंचमार्क कॉइन्स ऑफ मौर्या से। फॉरेन कंट्रीज जैसे कि देनारी और रोमन, जो देनारी रोमन का था वो सर्कुलेट फ्रीली किया जाता था। रोमन गोल्ड कॉइन्स बलियन के रूप में यूज होता था। यूजुअली उस समय का प्रैक्टिस था, एक्सेप्टेड प्रैक्टिस था, 15% इंटरेस्ट था। और लेकिन जो मनी जो लेंड किया जाता था वो मतलब एक जिस पर्पज़ से मनी लेंड किया जाता था उसके आधार पर मनी इंटरेस्ट को फिक्स किया जाता था। जो लॉन्ग डिस्टेंस जैसे सी बॉय जो वगैरह पर हुआ तो इस पर हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था। एक अथॉरिटी ये मेंटेन करता है कि जो कास्ट है, कास्ट मनुष्य मैन के कास्ट के अनुसार इंटरेस्ट फिक्स करना चाहिए। जो हायर कास्ट है उसको स्मॉलर रेट लगना चाहिए और लोअर कास्ट को ज़्यादा रेट लगना चाहिए। इसके पीछे ऑब्वियस रीज़न था कि लोअर और इकोनॉमी, इसके पीछे ऑब्वियस रीज़न तो ये था कि कास्ट धर्म उस समय ज़्यादा फॉलो किया जाता था। और दूसरी बात इससे उभर कर ये आता है सामने कि जो इकोनॉमिकली जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जो कास्ट थे, उनके लिए डेप्ट को पे ऑफ करना बहुत ही मुश्किल था। और इंडेप्टनेस एक तरह से उस समय एक तरह का समस्या था, और जो कि इमोबिलिटी का कारण था और एटीट्यूड ऑफ सबमिशन का कारण था। तो इंक्रीजिंग जो यूज है मनी का, ये फिर भी बार्टर सिस्टम को ड्राइव आउट नहीं किया। ये बार्टर सिस्टम रूरल एरिया में होता ही था। जैसे कि इन चोला किंगडम्स कॉपर, इन चोला किंगडम्स मतलब कि अदर स्मॉलर जो क्वाइनेज था कॉपर में, उसके अलावा पैडी मेन यूनिट ऑफ एक्सचेंज था और रहा बहुत दिनों तक। उसके बाद हुआ कि जो मनी थे उनका सर्कुलेशन टाउन में ही ज़्यादा होता था। जैसे कि निषक, स्वर्ण, जो पाल थे ये गोल्ड के बने हुए थे। शतमान सिल्वर के बने हुए होते थे। ककनी कॉपर का और लीड का, ये चार तरह का कॉइन था। करसापना फेमस कॉइन था जो कि ऑल ओवर इंडिया में प्रचलित था। और चारों धातु में इसका प्रयोग, और चारों धातु से बना हुआ, और ये चारों धातु में बना हुआ होता था। वेट्स एंड मेजर इंक्रीजिंगली डिटेल्ड और कम्प्लेक्स होते गया। तो इंडस्ट्री वहीं ऑर्गेनाइज किया जाने लगा जहाँ पर कि रॉ मटेरियल्स अवेलेबल था, और ट्रेडिशन ऑफ पर्टिकुलर क्राफ्ट भी जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था। तो एक पर्टिकुलर एरिया हो गया कि इंडस्ट्री वहाँ इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप किया। स्पिनिंग और वीविंग था, कॉटन और सिल्क का। तो इसमें जो सराउंडिंग एरिया में जो आर्टिसन होते थे उनको इम्प्लाई किया जाता था, वुमेन को भी इम्प्लाई किया जाता था। टेक्सटाइल वेरियस काइंड्स का लोकली प्रोड्यूस एवरी रीजन में होता था। मगध लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन सप्लाई करता था। उसके बाद और कॉपर राजस्थान, डेक्कन और फूटी ऑफ हिमालय से कॉटन का केंद्र था। कॉटन मतलब वहाँ से सप्लाई होता था। ये हिमालयन स्लोप जो कि मस्क और सैफरन के लिए फेमस था। साल्ट रेंज पंजाब का साल्ट के लिए, और साउथ इंडिया स्पाइसेस, गोल्ड, प्रेशस स्टोन्स और सैंडलवुड, ये सब
ये सब मतलब ट्रेड के आर्टिकल थे। अब इस सवाल ये उठता है कि जो मर्केंटाइल कम्युनिटी थे वे पॉलिटिकली उनका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या था, पॉलिटिकली वे क्यों नहीं ऑर्गेनाइज हुए, कि पॉलिटिकल पावर वे अपने हाथ में लेने के लिए क्यों नहीं ऑर्गेनाइज हुए। तो इसका एक कारण था कि जो किंग होता था उसको डिसाइडेडली उसका इंटरेस्ट होता था गिल्ड में, क्योंकि वो गिल्ड एक तरह से बैंकर का काम करता था और फाइनेंशियल का भी काम करता था। तो बैंकर का काम करता था तो इससे गिल्ड बैंक किंग इन्वेस्ट करता था गिल्ड में, जिससे कि किंग को प्रॉफिट होता था। फाइनेंशियल के रूप में जब कभी किंग डिफ़िकल्टी में पड़ता था तो गिल्ड उसको फाइनेंस कर दिया करता था। और उसके बाद दूसरा रीजन ये था, तो इसका एक तरह से किंग ये इन दोनों इंस्टीट्यूशन का, गिल्ड और किंग दोनों इंस्टीट्यूशन का एक तरह से आपसी संबंध था। ये एक तरह का इंटरैक्टिव मतलब एक प्रोसेस दोनों के बीच चल रहा था, और एक दोनों कोऑपरेटिव भाव एक दूसरे के प्रति रखते थे। तो गिल्ड का जो एज होता है, डिजायर होता है, गिल्ड का जो डिजायर होने भी लगा होगा तो वो समाप्त हो गया होगा, क्योंकि किंग उसके फेवरेबल में पाया गया। सेकेंडली गिल्ड एक ही नहीं थे, गिल्ड अनेकों क्राफ्ट के अलग अलग गिल्ड होते थे। तो पॉलिटिकल पावर लेने के लिए हर एक उनको आपस में समझौता करना पड़ता, जो कि एक कास्ट और इंटर डाइनिंग और जो कि गिल्ड कास्ट पैटर्न पर बेस्ड था। तो इस कारण से ये असंभव था। इस वीडियो में इतना ही, फर्दर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।